हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है ऑस्पी यानी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, चैप्टर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? आंसर, मेंटल हेल्थ इज अ पर्सन's condition that includes number 1 emotional, number 2 psychological and number 3 social well-being. Means how it includes: number A, it affects how we think, feel and act. B, it also help determine how we handle stress, relate to others and make healthy choices. क्वेश्चन नंबर 1 यानी मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इंसान की ऐसी हालत है या कंडीशन है जिसमें नंबर वन इमोशनल यानी जज्बाती, नंबर 2 साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती, नंबर 3 सोशल यानी समाजी हेल्थ या फलाह बहबूद शामिल है। ए यानी ये मेंटल हेल्थ इस बात पर अफेक्ट करता है कि हम किस तरह सोचते हैं और काम करते हैं। बी यानी ये मेंटल हेल्थ इस बात में भी मदद करता है कि हम दूसरों से ताल्लुक़ रखने या बातचीत करने से मुताल्लिक स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करते हैं और सेहत को बेहतर बनाने वाली हेल्दी चीज़ों को चॉइस करते हैं। Question number 2, what are the most common type of mental health problem? Answer, most mental disorders can be broadly classified. Number 1 psychosis, number 2 neurosis. Question number 3, which are the 4 types of mental illness? Answer, number 1 mood disorders such as depression or bipolar disorder, number 2 anxiety disorders, number 3 personality disorders, नंबर 4 साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज शिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 3 यानी मेंटल इलनेस की 4 टाइप्स कौन सी हैं? आंसर, नंबर 1 मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ की वो कंडीशन है जो बुनियादी तौर पर यानी बेसिकली तौर पर इंसान की जज्बाती हालत यानी इमोशंस को मुतासिर या अफेक्ट करती है। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। नंबर 2 एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ये मेंटल इलनेस की एक किस्म है। इसमें परेशानी, खौफ और घबराहट इंसान के दिनों को, इसकी लाइफ को गुजारना मुश्किल बनाती है। इंसान अपने अंदर की इस्तराब यानी एंग्जाइटी की वजह से घबराहट, खौफ और परेशानी में मुब्तला रहता है, जिसमें खौफ के साथ बहुत ज़्यादा पसीना आना और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना शामिल है। नंबर 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन है जिसमें एक नॉर्मल फ़र्द या इंसान यूजुअल यानी मामूल या आम हालत यानी एक्सपेक्टेड कंडीशन के मुताबिक हो, जैसा कि हम तवक्के करते हैं, उसे नॉर्मल इंसान कहते हैं। ऐसे नॉर्मल इंसान से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग नुमाया तौर पर यानी बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। उनकी दूसरों के बारे में डिस्टॉर्टेड बिलीव यानी मस्ख शुदा बिलीव उनके अजीब व गरीब बिहेवियर का बाइस बन सकती है, जो कि उनके अपने लिए और दूसरों के लिए परेशान कुन हो सकती है। नंबर 4 साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ये इंसान के ख्यालात, अकायद यानी बिलीव्स और परसेप्शन यानी तासुरात को तब्दील करके ब्रेन के फंक्शन को मुतासिर यानी अफेक्ट करते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद को ज़्यादातर ये यकीन होता है कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है या उनका पीछा कर रहा है। इन्हें अनजानी आवाज़ सुनाई दे सकती हैं या इन्हें ये भी एहसास हो सकता है कि कोई उनके ख्यालात में घुसने या डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द साइंस ऑफ मेंटल इलनेस? आंसर, नंबर 1 फीलिंग सैड और डाउन, नंबर 2 कंफ्यूज थिंकिंग और रिड्यूस एबिलिटी टू कंसंट्रेट, नंबर 3 एक्सेसिव फियर्स और वरीज और एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ गिल्ट, नंबर 4 एक्सट्रीम मूड चेंजेस और हाइज एंड लोज, नंबर 5 विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज़, नंबर 6 सिग्निफिकेंट टायर्डनेस, लो एनर्जी और प्रॉब्लम स्लीपिंग, नंबर 7 डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी मीन्स डिल्यूजन्स, पैरानोया और हेलुसिनेशंस, नंबर 8 inability to cope with daily problems or stress, number 9 trouble understanding and relating to situations and to people, number 10 problem with alcohol or drug use, number 11 major changes in eating habits,
Number 12, sex drive changes. Number 13, excessive anger, hostility and violence. Number 14, suicidal thinking. Chapter Anxiety and Dysfunctional Anxiety Responses. Chapter Anxiety and Dysfunctional Anxiety Responses. Question number 5, what is fear? Answer, fear is a state wherein a person feels a strong sense of dread with autonomic nervous system responses that are focused on a specific object or an event. For example, fear of a tornado, fear of surgery, fear of failing in a job. Fear is a commonly adaptive response allowing an individual to successfully avoid or face danger. Question number 4, यानी खौफ क्या है? आंसर, खौफ या फियर एक ऐसी हालत है जहां एक शख्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स के साथ खौफ का शदीद एहसास महसूस करता है जो किसी ख़ास चीज़ या वाक़े से जुड़े होते हैं, जैसे तूफ़ान का खौफ, सर्जरी का खौफ या नौकरी से निकाल दिए जाने का खौफ या किसी जंगली जानवर का खौफ। अगर ये चीज़ें सामने आ जाएं तो ऐसा इंसान बेपनाह खौफज़दा हो जाता है। इसीलिए ऐसा इंसान ऐसी चीज़ों से दूर रहकर अपने खौफ को काबू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एंग्जाइटी? आंसर, एंग्जाइटी is a state wherein a person feels a strong sense of dread, frequently accompanied by physical symptoms of increased heart rate, respiratory rate, elevated blood pressure, autonomic nervous system response, without having a specific source or reason for the emotion. क्वेश्चन नंबर 5, एंग्जाइटी यानी इज़्तिराब या बेचैनी क्या है? आंसर, ये खौफ की एक ऐसी हालत है जिसमें कोई ख़ास वाक़या या वजह के बगैर ही इंसान जज्बाती तौर पर खौफ का शदीद एहसास महसूस करता है। इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ जिस्मानी अलामात भी ज़ाहिर होती है, जैसे दिल की धड़कन में इजाफा यानी इंक्रीज़ हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जैसे आने वाले एग्ज़ाम का खौफ, नामालूम हालात का खौफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फोबिया? आंसर, इट इज़ अ persistent irrational fear attached to an object or situation that objectively doesn't pose a significant danger. The person experiences a compelling desire to avoid the dread object or situation, even thought. He or she usually recognizes that the fear is unreasonable or excessive in proportion to the actual threat. The diagnosis is made only when the phobic behavior significantly interferes with the person's life by interfering with the occupational functioning. क्वेश्चन नंबर 6, यानी फोबिया क्या है? आंसर, फोबिया भी एक तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जैसे किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के मुस्तकिल यानी परसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा खौफ को फोबिया कहा जाता है। फोबिया का खौफ तेज़ी से शुरू होता है और आम तौर पर 6 माह से ज़्यादा वक्त तक मौजूद रहता है। ये फियर की तरह ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के सामने आ जाने पर ही बार बार नहीं निकलता है और ना ही ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरह फ्यूचर में आने वाले किसी चीज़ के खौफ से निकलता है, बल्कि ये मुस्तकिल 6 माह से ज़्यादा टाइम तक मौजूद रहता है। इसमें भी एक्सपोजर थेरेपी एंड काउंसलिंग ज़रूरी होती है। इसे उस वक्त डायग्नोज किया जाता है जब फोबिया की वजह से इंसान का अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारना या अपनी जॉब को बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, जबकि स्पेसिफिक फोबिया से डिफरेंट है क्योंकि इसमें किसी ख़ास चीज़ से ही इंसान फोबिया महसूस करता है, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से, जूफोबिया जानवरों से, एस्ट्रोफोबिया गरज चमक से, एक्रोफोबिया हाइट से। Question number 8, how many stages of anxiety are there? Answer, there are 4 stages or level of anxiety. Number 1 mild, number 2 moderate, number 3 severe, number 4 panic. Question number 9, how many types of dysfunctional anxiety? Answer, number 1 generalized anxiety disorder, number 2 post-traumatic stress disorder, number 3 phobias, number 4 obsessive compulsive disorder, number 5 conversion reaction. Question number 10, what will be the symptoms of anxiety disorder? Answer, the symptoms of anxiety disorders depend upon the types of anxiety disorder. Anxiety disorders may include number 1
physiological, these are bodily reactions. Number 2 behavioral. Number 3 perceptual. Number 4 cognitive. Question number 11, what are the physiological symptoms of anxiety disorder? Answer, number 1 fatigue, number 2 lightheadedness, number 3 hot flashes, number 4 shortness of breath, number 5 nightmares, number 6 pounding heart, number 7 dizziness, number 8 insomnia, number 9 changes in eating patterns, number 10 sweating, number 11 nausea, vomiting, diarrhea, number 12 muscle tensions and aches, number 13 headaches, number 14 frequent trips to the bathroom. Question number 12, what are the behavioral effects of anxiety disorders? Answer, number 1 anxiety may affect a person's health, number 2 patients may think ill or feel headache, number 3 frequent insomnia, number 4 decreased productivity at work, number 5 it can affect body, thoughts, feelings and behavior, number 6 impaired verbal memory skills when anxious, number 7 anxiety can fall behind academically, means mentally, number 8 easily frustrated, number 9 complaints of physical pain such as, number 10 upset easily by mistakes, means they want to do everything in perfection manner, number 11 easily bluish, number 12 tremble, number 13 express worry frequently, number 14 crying. Question number 13, how many types of therapy for mentally ill patients? Answer, number 1 interpersonal therapy, number 2 cognitive behavioral therapy, number 3 alternative therapy, number 4 family therapy, number 5 electroconvulsive therapy, number 6 pet therapy, number 7 occupational and physical therapy, number 8 music therapy, number 9 dance therapy, number 10 aromatherapy, number 11 exposure therapy. Question number 14, list down the alternative therapies. Answer, number 1 acupuncture, number 2 aromatherapy, number 3 breathing exercise, number 4 exercise, number 5 meditation, number 6 nutrition and diet therapy, number 7 self love, number 8 cryotherapy, number 9 biotherapy, number 10 pet therapy, number 11 multi-system therapy. Question number 15, nursing interventions for anxiety disorders. Answer, number 1 clarifying the issues, number 2 accepting the inevitable of anxiety, number 3 increasing self-awareness, number 4 self-help skills. Question number 16, define delirium. Answer, delirium is a reversible confusional state, a serious disturbance in a person's mental abilities that results in a decreased awareness of one's environment and confused thinking. The onset of delirium is usually sudden, often within hours or a few days. Question number 16, यानी डिलीरियम क्या है, डिलीरियम को बयान करें। तो डिलीरियम एक रिवर्सिबल कन्फ्यूजन वाली स्टेट या हालत है, किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी में सीरियस डिस्टर्बेंस यानी शदीद खलल की वजह से कन्फ्यूज्ड थिंकिंग यानी उलझी हुई सोच और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की अवेयरनेस यानी बाखबर रखने में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंट मेमोरी मुतासिर होती है और उसे कुछ भी याद रखना या करना मुश्किल हो जाता है। डिलीरियम अक्सर औकात घंटों या दिनों के अंदर अचानक शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन डिमेंशिया। आंसर, डिमेंशिया इज एन इरिवर्सिबल कन्फ्यूजनल स्टेट, the progressive decline of memory and other thinking skills due to the gradual dysfunction and loss of brain cells, neurons. The most common cause of dementia is Alzheimer's disease. Question number 17, dementia को बयान करें। dementia एक irreversible यानी नाकाबिले वापसी confused वाली स्टेट या हालत है। ब्रेन सेल्स के ग्रेजुअल या बतरदीज यानी आहिस्ता आहिस्ता नाकारा होने और ज़ाया होने की वजह से मेमोरी और दीगर सोचने की सलाहियतों में मुसलसल कमी होती रहती है। और डिमेंशिया की सबसे कॉमन वजह है अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि न्यूरॉन्स की
टूट फूट की वजह से या कम हो जाने की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम? आंसर, द सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम इंक्लूड सडन कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, नंबर 2 memory loss or poor memory, number 3 difficulty in concentration, number 4 disturbed sleep habits, number 5 feeling more emotional, scared or anger, number 6 difficulty seeking or recalling words, number 7 trouble understanding speech, number 8 difficulty reading or writing, number 9 being unusually quiet and withdrawn, number 10 hallucination. Question number 19, what are the causes of delirium? Answer, delirium causes include number 1 dementia, number 2 poor nutrition or dehydration, number 3 fever and acute infection particularly in children, number 4 previous delirium episodes, number 5 visual or hearing impairment, number 6 severe chronic or terminal illness, number 7 older age, number 8 dehydration, number 9 infections such as urinary tract infection, pneumonia, skin and abdominal infections, number 10 multiple medical problems or procedures, number 11 treatment with multiple drugs, number 12 alcohol or drug abuse or withdrawal, number 13 a number of medications or combination of medications. Question number 20, what is community mental health nursing? Answer, community mental health nursing is the application of specialized knowledge for communities population because it promote and maintain mental health. Number 2 rehabilitate population at risk. Number 3 it possess knowledge about community resources. Question number 19, community mental health क्या है? Answer, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी की आबादी के लिए स्पेशलाइज्ड यानी खुसूसी नॉलेज का यूज़ है। यानी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग नंबर 1 कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन यानी बरकरार रखने के लिए यूज़ की जाती है। नंबर 2 कम्युनिटी की आबादी में जो लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिस्क पर हैं या मेंटल इलनेस का शिकार हैं, इन लोगों की रिहेबिलिटेशन यानी बहाली के लिए यूज़ होती है। नंबर 3 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कम्युनिटी के रिसोर्सेज यानी वसाइल के बारे में इल्म होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से कम्युनिटी के लोगों के लिए ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द गोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग? आंसर, नंबर 1 प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल पीपल, नंबर 2 प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज इन द कम्युनिटी, number 3 participate in patients mental health, number 4 provide services during emergency situation in the community, number 5 take care and keep record about the follow up patients, number 6 send patient for consultation and educate them according to patient need, number 7 reduce the number of people who are at risk by providing on time treatment, number 8 prevent mental illness by giving awareness about community mental health. Question number 21, mental health nursing के goals या मकासद क्या हैं? Answer, number 1 तमाम लोगों को कम्युनिटी बेस यानी कम्युनिटी रिलेटिंग मेंटल हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव यानी समझ में आने वाली तमाम एस्पेक्ट से खिदमात फराहम करना। नंबर 2 कम्युनिटी में लोगों को ज़रूरी खिदमात फराहम। नंबर 3 पेशेंट की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट करना यानी हिस्सा लेना। नंबर 4 कम्युनिटी में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान मेंटल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करना। नंबर 5 पेशेंट की देखभाल करना और फॉलो अप से रिलेटेड उनका रिकॉर्ड रखना। नंबर 6 पेशेंट को ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल कंसल्टेशन के लिए यानी मशवरे के लिए भेजना और उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से एजुकेट करना। नंबर 7 सही टाइम पर पेशेंट को ट्रीटमेंट देकर मेंटल इल लोगों की तादाद को कम करते रहना। नंबर 8 कम्युनिटी में मेंटल इलनेस को उस कम्युनिटी के मुताबिक अवेयरनेस देकर मेंटल इलनेस की तादाद को कम करना। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द मॉडल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। आंसर, नंबर 1 पब्लिक हेल्थ मॉडल 1960 to 1970, नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉडल 1970 to 1980, number 3 systems model 1980 to 1990, number 4 patient centered model 1990 to present मीन्स अब तक प्रेजेंट है।
Question 23. What are the role of community mental health nurse? Answer. Number 1. Identification of patient in community. For instance, A. Who don't mix with others. B. Who claim to hearing voices, seeing things. C. Who claim that others are trying to harm them. Number 2. Provide basic care and community facilities to mentally ill patients such as A. Suitable well-supported caregivers. B. Suitable accommodation. C. Suitable occupation. क्वेश्चन नंबर 23 यानी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स के रोल क्या हैं? आंसर. कम्युनिटी में मेंटल इलनेस वाले लोगों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते. बी. ऐसे लोगों को पहचानना और उनकी मदद करना जो नज़र न आने वाले लोगों की आवाज़ें सुनते हैं और फिजिकली तौर पर मौजूद न होने वाले लोगों को देखते हैं. सी. ऐसे लोगों की शनाख्त करना जो ये दावा करते हैं कि दूसरे लोग इन्हें मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर 2. मेंटल इलनेस से रिलेटेड लोगों को बेसिक केयर प्रोवाइड करना और कम्युनिटी में मौजूद फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचाना, जैसे ए. पेशेंट के हिसाब से सूटेबल यानी मुनासिब और उनकी केयर के लिए हिमायत करने वाले, सपोर्ट करने वाले केयर गिवर उनके लिए मुकर्रर करना. बी. कम्युनिटी में पेशेंट के हिसाब से सूटेबल यानी मुनासिब रिहाइश देना. नंबर सी. पेशेंट को उसके मेंटल हेल्थ के मुताबिक सूटेबल यानी मुनासिब ऑक्यूपेशन यानी कामकाज या जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करना. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स मेरे सेकंड पार्ट के वीडियो में मौजूद है. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.